हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम 15 दिन में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करें ताकि वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है उसमें हमारा चयन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको हर यूनिट से 5-5 मार्क्स का पेपर में मिलेगा और आपको हर यूनिट को 5 नंबर के हिसाब से किस तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पर सिलेबस आपके लिए पहले से ही बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारा सिलेबस है, 20 यूनिट्स आपके पास हैं। अब हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं, दोनों लैंग्वेजेस की एक साथ बात करते हैं। पहली यूनिट में दोनों लैंग्वेजेस में आपको कॉम्प्रीहेंशन है। इसका मतलब होता है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन में आपको पहले पूरा जो ऊपर दिया गया है उसको समझना है, उसके बाद नीचे उसके आंसर्स देने हैं। इसके बाद जो सेकंड यूनिट्स है उसके लिए आपको क्या है, रट्टाफिकेशन की तैयारी करनी है। मतलब आपको रोज कुछ कुछ नई नई चीज़ें रटनी है, जैसे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीज़ें आप रोज रोज याद करोगे इनको तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि आपके याद किए हुई चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, मैंने नोटिफिकेशन के टाइम पे भी आपको बताया था कि आप आज से ही इनको याद करना शुरू कर दें और अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस आप घर से करके जाएं, 4 से 5 दोनों, इंग्लिश में भी हिंदी में भी करके जाएं, जिससे एग्जाम में क्या है आप प्रिपेयर्ड रहेंगे उस चीज़ के लिए मेंटली और आपका टाइम कम लगेगा। तीसरी यूनिट्स दोनों की ग्रामर की हैं। आप हिंदी की ग्रामर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए, क्योंकि जनरली सबने ही हिंदी ग्रामर बचपन में पढ़ी होती है और हिंदी माध्यम के छात्र हैं हम मैक्सिमम लोग। इंग्लिश की ग्रामर उन लोगों ने जिन्होंने कभी ग्रामर पढ़ी है, इंग्लिश की थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, तो उनके लिए ईजिली हो जाएगा। अब टास्क उनके लिए जिनने कभी भी नहीं पढ़ी है, तो जिन्होंने कभी भी ग्रामर नहीं पढ़ी है, जिनका इंग्लिश में वैसे ही डब्बा गुल है, उनके लिए थोड़ा सा ऐसा है कि इसको आप स्किप भी कर सकते हो। आप इसके बदले साइंस वाले पोर्शन में ज़्यादा मेहनत कर लें। ठीक है, ये हो गया लैंग्वेजेस की बात। अब हम आते हैं अपने साइंस पर। साइंस में क्या है कि आपको कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें बहुत कम पढ़ना है और वो अच्छे से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि केमिस्ट्री की एक हाइड्रोकार्बन्स वाली यूनिट है ना, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, वो बहुत छोटा सा पोर्शन होता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें से अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। फिजिक्स में भी अगर मैं बात करूँ, जो बल यांत्रिकी और ऊष्मा वाला पोर्शन है वो बहुत टफ नहीं होता है, उसको आप जनरल याद करेंगे तो उसको भी आप चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ बायोलॉजी में आपको 2 यूनिट्स हैं, एक जूलॉजी की, एक बॉटनी की। तो आप जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी हम लोगों ने सब नहीं, थोड़ा बहुत पाचन तंत्र और जो भी हमारे पूरे सिस्टम होते हैं ना, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, थोड़ा थोड़ा हमने कभी ना कभी किसी किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी में पढ़ा होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन साइंस आपको पढ़कर ही जाना है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब साइंस में भी आपको क्या है कि हर टॉपिक का सतही चीज़ें पढ़नी है। जैसे बीमारी, मतलब कौन से अनुवांशिक बीमारियां कौन सी हैं, विषाणु से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, जीवाणु से होने वाली बीमारियां कौन सी। तो हर एक बीमारी का आपको नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए और इसका जो भी कारक है वो पता होना चाहिए। अब आपको बहुत डीप स्टडी भी नहीं करनी है, लेकिन कुछ छोड़कर भी नहीं जाना है। कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा है कि कुछ छोड़ नहीं सकते हैं आप, तो साइंस आपको पूरा पढ़ के जाना है। अब बात करें सोशल साइंस की। सोशल साइंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है और इकोनॉमिक्स भी है। अब पूरी हिस्ट्री में से आपको 5 नंबर चाहिए, है ना, तो ये अपने आप में बड़ा बात है। अब आप पूरी हिस्ट्री में से 5 नंबर के लिए सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही आप एंशिएंट और मिडाइवल को इस तरह से पढ़ें कि अगर ऊपर से कोई भी क्वेश्चन आए वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वैदिक काल से स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ पर मतलब कि कौन सी नदियाँ थी, किसकी पूजा करते थे, वैदिक काल का टाइम पीरियड कौन सा, कहाँ से कब तक है। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं, किसने किसकी खोज की है, कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। ये सारी चीज़ें ऊपर ऊपर की है ना। इसी तरह से मौर्य वंश, गुप्त वंश, कब से कब तक का टाइम पीरियड रहा है, कौन कौन शासक रहे हैं, किसी विशेष शासक के साम्राज्य में कोई विशेष चीज़ होती है तो उसको आपको याद रखना है। इस तरह से आप हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। सेम तैयारी आपको ज्योग्राफी में भी करनी है, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें करनी है। कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है, कितनी लंबाई है, सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इस तरह से आप नदियों को फिनिश कर लें। इसमें से भी सहायक नदियाँ आपको इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, तो आप सब तो याद नहीं कर सकते, तो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हाईलाइटेड। इस तरह से आपको ज्योग्राफी की भी तैयारी करनी है। सेम अदर टॉपिक्स में भी करना है आपको। मरुस्थल पढ़ोगे, आप पर्वत पढ़ोगे, पठार पढ़ोगे, सेम आपको अप्रोच अपनानी है कि आपको सतही चीज़ें पढ़नी है। मतलब ऐसे फैक्ट्स, ऐसे क्वेश्चंस जो जनरली आते रहते हैं वो अपने से चूके नहीं, क्योंकि वही रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैथ्स भी एक बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए कि मैथ्स किस तरह से पढ़ें। तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है कि जिन बच्चों ने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा है, जिनको बहुत समस्या जाती है मैथ्स में, वो एक 7th यूनिट करके है जो आपका जनरल अर्थमेटिक है, उसमें है ना, कि संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या पद्धति से रिलेटेड कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं।
इसके साथ में एक 10th यूनिट करके है जिसमें आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है ना, मतलब कि सांख्यिकी वाला पोर्शन है। तो वो भी काफ़ी सिंपल होता है, आप 2 से 3 दिन अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को देखेंगे तो वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप वहाँ से मैथ्स की दोनों यूनिट्स को अच्छे से कवर करें। और जिन बच्चों के लिए ये जो सिलेबस है कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है, थोड़ा-थोड़ा सारी चीज़ों से मतलब वो नोन है ना? कभी पढ़ी हुई चीज़ें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो उनके लिए सिलेबस काफ़ी अच्छा है। वो बच्चे इसमें बहुत अच्छा-सा कर सकते हैं और अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। और जिनके लिए सिलेबस थोड़ा-सा नया है, वो भी बिल्कुल निराश ना हों, अच्छे से अपनी तैयारी करें, कोशिश करें कि एमसीक्यू मैक्सिमम लगा पाएँ। मैराथन क्लासेस जितनी मिलें आपको, यूट्यूब में मिलें, कहीं भी मिलें, आप कोशिश करें कि उससे अपना सिलेबस का अंदाज़ा लगा पाएँ कि क्या मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि नहीं की हैं। पीवाईक्यू देख सकते हैं आप। वैसे तो एमपी में चयन परीक्षा पहली बार ही होने वाली है, लेकिन इसके पहले जो एमपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब एक जनरल पेपर जो पिछली भर्ती में एक ही पेपर कराते थे, आप उस एक पेपर से भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं तैयारी का कि मेरी तैयारी किस लेवल पर है, ठीक है? अब रही बात परीक्षा तिथि की, तो मोस्ट प्रोबेबली यही संभावना है कि पेपर की जो डेट है वो 31 अगस्त को तो नहीं होगी। आपके लिए डेट थोड़ी-सी एक्सटेंड कर दी जाएगी, लेकिन आप तब भी यही मानकर चलें जब तक ऑफ़िशियली आपको कोई नोटिफ़िकेशन नहीं मिलता है, तो 31 अगस्त को ही अपनी डेट मानकर चलें और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। थैंक यू।